तो पहली चीज जो होती है कि सेफ एंड होलसम वाटर की डिफिनेशन, ये डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया था, इन्होंने दिया कि किस तरीके का होना चाहिए जो पीने का हमारा पानी है। हाँ, पीने का पानी कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स, कोई भी उसमें पैथोजन नहीं होना चाहिए, केमिकल सब्सटेंस इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो। इसके अलावा फ्री फ्रॉम कलर एंड ऑर्डर, यानी प्लीजेंट टू टेस्ट। अब ये नहीं कि बहुत टेस्टी हो, बहुत चटपटा हो, ये नहीं, बस ये कि कोई उसमें ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए। एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी वो यूज किया जा सकता हो। ये सेफ एंड होलसम वाटर था जो यूजेबल था। अब इसमें फर्दर जो है, अब अगर यही चारों चीजें हैं, इनमें से कोई एक भी अल्टर हो गया, यानी कोई पैथोजेनिक एजेंट वहां पे आ गया, कोई बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल स्पोर है वहां पे, केमिकल एजेंट फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये बहुत ज्यादा है, या क्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गई, तो या उसमें कोई और दूसरा कलर दिखे आपको, ऑर्डर हो ना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये अब सेफ वाटर नहीं रह जाएगा, बल्कि ये अब अनसेफ की कैटेगरी में चला जाएगा। ये इसकी सेफ एंड होलसम वाटर की डिफिनेशन है। इसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी का क्या क्या सोर्स है। तो प्राइम सोर्स क्या होता है, तमाम पानी, पूरी दुनिया में जो पानी पाया जा रहा है उसका प्राइम सोर्स या मेजर सोर्स क्या है पानी का। रेनफॉल। रेनफॉल या रेन वाटर जिसको हम कहते हैं ना, प्राइम सोर्स ऑफ ऑल वाटर, रेन। और रेन के बारे में ये कि ये सबसे प्योर होता है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर। रेन प्राइम सोर्स है, तमाम दुनिया में जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उसका सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो रेन वाटर है। एक तो पहली चीज ये हो गई, केमिकली ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें जो ट्रेसेस होते हैं, यानी सॉलिड्स के ट्रेसेस होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, अराउंड 0.005%। इतने सॉलिड्स होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज वेरी सॉफ्ट। ये यूं कह लीजिए कि सबसे सॉफ्ट पानी जो होता है वो यही होता है, रेन वाटर। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, नेचर में जितने भी तरीके के पानी है या पानी के सोर्सेज हैं, उसमें सबसे प्योर फॉर्म जो होता है वो रेन वाटर होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर, है ना। एक कंट्री है, कंट्री क्या है इस पे, जो हक है वो ग्रेट ब्रिटेन का है, जिब्राल्टर यूरोप का कंट्री, स्पेन के पास पड़ता है ये, है ना। और पूरा कंट्रोल इसका यूनाइटेड किंगडम के पास है। टोटली जो इसकी पानी की सप्लाई है वो रेन वाटर से होती है, जिब्राल्टर, इसकी जो पूरी पानी की सप्लाई है ये रेन वाटर से होती है। सेकेंड, सरफेस वाटर आता है। सरफेस वाटर में कई तरह, एक तो इम्पाउंडेड रिजर्वायर्स। इम्पाउंडेड रिजर्वायर्स का मतलब ये होता है कि जो आर्टिफिशियली जो बनाए, जैसे डैम्स जितने भी बनते हैं ये आर्टिफिशियल बनाए जा रहे हैं, या बहुत बड़ा कोई इस तरीके का बनाया जाए, जैसे लेक्स, आर्टिफिशियल अगर लेक बनाई जा रही पानी को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज फार्म में रखने के लिए, तो उसको कहा जाता है इंपाउंडिंग रिजर्वायर्स ना। आर्टिफिशियल लेक्स है, खासतौर से मुंबई, चेन्नई, नागपुर है, ये जो है ये इसी से, इन्हीं आर्टिफिशियल लेक से इनकी पानी की सप्लाई होती है ना। और प्योरिटी के फार्म में ये कहा जाए कि वाटर के बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो इंपाउंडिंग रिजर्वायर्स होते हैं प्योर फार्म में। सबसे प्योर जो होता है वो रेन वाटर होता है, उसके बाद आर्टिफिशियल लेक या इंपाउंडिंग रिजर्वायर्स जिनको हम कहते हैं, ये प्योर होते हैं। फिर रिवर एंड स्ट्रीम्स, जो बहते हुए झरने और नदियां हैं ना, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती हैं, ग्रासली पॉल्यूटेड होती हैं, और ड्रिंकिंग के लिए बिना ट्रीटमेंट के ये कहिए कि इसको पी लिया जाए, नॉट पॉसिबल ना। तो दिल्ली, यमुना का पानी यहाँ पे आता है, कोलकाता ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन सी नदी जाती है, ये पूरा संगम है यहाँ पे ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये सारे जो है, जो शहर है यहाँ पे, ये रिवर वाटर को यूज करते हैं सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए। हाँ, डायरेक्ट इनकी सप्लाई नहीं होती, बल्कि ट्रीटमेंट के बाद इन पानी को सप्लाई किया जाता है। इसके बाद आते हैं नेचुरली अकरिंग जो टैंक्स, पॉन्ड्स या लेक्स होते हैं, कुदरती तौर पे छोटे बड़े जिस तरीके के भी होते हैं, तो ये सरफेस वाटर है। अब सरफेस वाटर के बाद ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में पानी जो निकलता है कैसे निकलेगा, यूजुअली जो है, जब ग्राउंड वाटर की बात आए, थोड़ा सा पुराने दौर में जाइए, तो एक ही चीज से पानी का सोर्स था ग्राउंड वाटर का, कुआं। कुआं, कुएं से। है ना। हुआ। वेल्स, वेल्स में दो तरीके के वेल थे, शैलो वेल एंड डीप वेल। शैलो वेल एंड डीप वेल्स। तो जो शैलो वेल्स होते थे, ये जो पानी था, अब
जब बिलो द ग्राउंड हम जाएंगे ना, तो उसमें वेरियस लेयर्स हैं जिसको हम इम्परवियस लेयर कहते हैं। फर्स्ट इम्परवियस लेयर, सेकंड, जैसे हम इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहां पे स्ट्रेटा है ना, अलग अलग स्ट्रेटा है। इसी तरीके से बिलो, नीचे की तरफ भी स्ट्रेटा है जिनको इम्परवियस लेयर्स कहते हैं। यानी इम्परवियस का मतलब ये होता है कि इजिली कोई उसको एक्सेस ना कर सके या उससे पास आउट ना हो सके। वहां पे स्टोन्स होते हैं, सैंड बेड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं अपने नीचे, जो है उसको डायरेक्टली जाने नहीं देते हैं। तो ये फर्स्ट इम्परवियस लेयर के ऊपर से पानी जब टैप होता है तो वो शैलो वेल्स टैप करते हैं। वो शैलो वेल्स टैप करते हैं, और ये जो है पॉल्यूटेड होता है, कंटामिनेटेड होता है, और मॉडरेटली हार्ड होता है। यानी 3 to 6 ppm इसका वो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है। मॉडरेटली हार्ड वाटर ये शैलो वेल्स होता है। डीप वेल्स जो होते हैं ये प्योर होते हैं, हार्ड और होते हैं लेकिन ये प्योर होते हैं, और सप्लाई जो इनकी होती है कांस्टेंट होती है। शैलो वेल्स हो सकता है कि गर्मियों के सीजन में ना, गर्मी में बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, तो हो सकता है कि ये पानी की सप्लाई यहाँ पे रुक जाए शैलो वेल्स में। लेकिन जो बिलो फर्स्ट इम्परवियस लेयर, जो पानी की सप्लाई जहाँ से आ रही है, वहां पे कंटिन्यूअस सोर्स होता है पानी का, वहां पे कंटिन्यूअस सोर्स होता है, कांस्टेंट सप्लाई होती रहती है। तो शैलो वेल जो है एबव फर्स्ट इम्परवियस लेयर, ये पानी को वहां से निकालता है। और डीप वेल जो इसका पानी जो आता है वो बिलो फर्स्ट इम्परवियस लेयर आता है ना, प्योर वाटर होता है इन कंपैरिजन टू शैलो वेल्स। तो ये ग्राउंड वाटर इस तरीके से वेल्स से निकाला जाता था। अब इसमें एक चीज देखिए, स्प्रिंग्स भी है, ये भी क्या है, ग्राउंड वाटर का ही सोर्स है। स्प्रिंग जो है ये भी ग्राउंड वाटर का सोर्स है। अब कहानी यहाँ पे है सैनिटरी वेल। और अगर आप लोगों को याद हो तो इस साल इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है सैनिटरी वेल से, और यही एक क्वेश्चन था जो रिवाइज किया गया पूरे आपके 120 क्वेश्चन में। सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जिसको रिवाइज किया गया था, जिसको माना गया था। तो सैनिटरी वेल में ये है कि भाई शैलो वेल है, डीप वेल है, ठीक है जैसा भी है, लेकिन अब उसकी क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए कि जो इजिली मतलब यूज होना चाहिए, और जिसमें बहुत ज्यादा कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी उसको हम सैनिटरी वेल की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है सैनिटरी वेल में, कई चीजें देखते हैं, तो लोकेशन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, या कंटामिनेशन से उसका प्रोटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पानी की सप्लाई कैसी है ना, कंटिन्यूअस सप्लाई है या इंटरप्टेड सप्लाई। तो सैनिटरी वेल से क्वेश्चन याद आया कौन सा था, जी सर। लो, लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, कितनी दूरी पे, कंटामिनेशन से कितनी दूरी पे वेल होना चाहिए। होना कोई पॉसिबल कंटामिनेटेड कंटामिनेशन का सोर्स है, उससे कितनी दूरी। तो पहली चीज जो इसमें आती है वो लोकेशन ही आती है। ये एक सैनिटरी वेल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, और ये पहला स्टेप होता है किसी भी वेल कंस्ट्रक्शन में। एक प्रॉपर साइट को चूज करना होता है जहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन से अवॉइड किया जा सके, यानी बहुत लेस चांस हो कंटामिनेशन। तो उसके लिए ये कहा गया कि अगर कहीं पे कोई पॉसिबल कंटामिनेशन की साइट है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कंटामिनेशन हो सकता है, तो एटलीस्ट उससे जो है 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए, उस कंटामिनेशन के सोर्स से 15 मीटर की दूरी। अब 15 मीटर को 50 फीट भी अप्रॉक्स, ये 50 फीट हो जाता है पूरा। और ऑप्शन में दोनों चीजें थी। तो लोकेशन जो होना चाहिए पॉसिबल कंटामिनेशन के सोर्स से, वो 15 मीटर या 50 फीट की दूरी पे होना चाहिए एटलीस्ट। ये इसका लोकेशन हो गया। और दूसरी चीज ये भी है कि जो ग्राउंड है, अब जैसा भी हो, उस ग्राउंड से भी पॉसिबली ये रखा जाए ना कि जो ये लोकेशन है ये थोड़ा सा हाई होनी चाहिए। नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल है या जो सरफेस है ग्राउंड का, उससे थोड़ा सा हाई होना चाहिए, एलिवेशन पे होना चाहिए लोकेशन सैनिटरी वेल का। अब इसके बाद ये होता है कि लाइनिंग क्या होनी चाहिए, जो कुआं है उसकी जो दीवार है उसकी लाइनिंग कच्ची नहीं रखेंगे इसको ना। तो जब इसको कहा जाता है कि ये ब्रिक्स से बनी होनी चाहिए, ब्रिक्स एंड सीमेंट, इसकी जो लाइनिंग होती है, जो इंटीरियर होता है इसका, अंदर का जो लाइनिंग पूरा है चारों तरफ से, वो ब्रिक्स का बना होना चाहिए। ब्रिक्स या स्टोन को सेट कर दिया जाना चाहिए सीमेंट से। थर्ड है जो प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं, प्लेटफॉर्म क्या हुआ, जहां से खड़े होके पानी को एक्सेस किया जाना चाहिए ना। मान लीजिए ये कुआं है, अब यहाँ पे आप देखते होंगे कि एक तरीके से ये यहाँ पे एक पुल्ली लगी होती है, ठीक है, तो इसके ये जो चारों तरफ है, ये एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है। ये रस्सी है अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है
प्लेटफॉर्म भी किस तरीके का होना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए। सीमेंट कंक्रीट का, और इस पे स्लोप होना चाहिए। अब स्लोप किस तरफ की आप बनाएंगे, अंदर की तरफ जाने की या बाहर की तरफ आने की, आउटवर्ड्स है ना। बाहर की बाहर की तरफ तरफ, स्लोप ताकि जो पानी बाहर आ आउटवर्ड्स होना जाए। चाहिए, ताकि जो पानी अगर निकालते हुए गिर भी रहा है तो वो दोबारा कंटामिनेट होके अंदर ना जाए, बल्कि वो दूसरी तरफ निकल जाए। तो एक स्लोप पे इसको रखते हैं प्लेटफॉर्म को। और इसकी जो राउंड अराउंड द वेल, ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसको कितनी, मतलब इसका कितना एक्सटेंशन होना चाहिए, कितनी दूर तक ये प्लेटफॉर्म बना हुआ होना चाहिए, 1 मीटर तक। 1 मीटर जो है रफली, जो अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट समथिंग फीट आता है, तो इसको 3 फीट में हम देख लेते हैं ना। तो 1 मीटर और 3 फीट, इतना इसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए प्लेटफॉर्म का, और ये स्लोप पे बना होना चाहिए एक तरीके से ये। और स्लोप कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड्स होना चाहिए, जो बाद में एक ड्रेन से मिलके पानी को दूर लेके चला जाए। फिर बात आती है कवरिंग की। कुआं ओपन नहीं रहना चाहिए 24 आवर, जो ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको जो है कवर करके, जो टॉप है कुएं का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको किसी सीमेंट कंक्रीट का कवर बनता है ना, आप देखे होंगे जो नालियां होती है उसके ऊपर जो टॉप रखा जाता है, सीमेंट और कंक्रीट का ही बना, तो उसी उसी तरीके का इसके लिए भी है कि इसकी भी कवरिंग जो है सीमेंट कंक्रीट के टॉप से की जाए, ताकि पॉसिबल कंटामिनेशन डायरेक्टली जो इन्वायरमेंट में, जैसे हवा चल रही है तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो हवा के साथ मिलके वो उसके अंदर ना जाने पाए। नेचुरली इसको थोड़ा सा कवर करके रखना होता है ताकि बचा रहे। जो ओपन वेल होते हैं वो सैनिटरी वेल में नहीं आते हैं। जो क्लोज्ड वेल होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग होती है टॉप पे, वो सैनिटरी वेल में आते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब जैसे यहाँ पे हमने ये पुल्ली वाला बना दिया था कि इसके जरिए जो है रोप है वो नीचे की तरफ लेके जा रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, एक हैंड पंप भी यहाँ पे जुड़ा हुआ हो सकता है। हैंड पंप जिनसे पानी को निकाला जा सके, इट शुड बी इक्विप्ड। अब ये 100% नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि कोशिश की जाए कि यहाँ पे एक हैंड पंप भी लगा हुआ होना चाहिए, किसमें वेल के अंदर ही होना चाहिए ना। और एक लास्ट चीज है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं आ रही है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो लोग यूज कर रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारी बनती है भाई, कुएं की साफ सफाई रखनी है, उसमें पॉसिबली ये कोशिश की जाए कि कोई पॉसिबल कंटामिनेशन उनकी तरफ से ना होने पाए, और उसकी साफ सफाई का उन्हें ध्यान रखना है। तो ये कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सैनिटरी वेल की कुछ खसूसियात हैं। स्पेशली इसमें दो तीन चीजें हैं, तो प्लेटफॉर्म ना 1 मीटर का होना चाहिए, कवर होना चाहिए, हैंड पंप लगा होना चाहिए, और लोकेशन बहुत जरूरी है। और इनर लाइनिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रिक्स की होनी चाहिए, ब्रिक्स या स्टोन की इस तरीके से बनाई जाए कि वो मिट्टी का जो है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने पाए पानी से। तो ये इसके कुछ खसूसियात थी। और यहाँ से अब देखिए इतनी सर सारी चीजें। ट्यूबवेल शैलो वेल्स में आएगा या डीप वेल में आएगा? ट्यूबवेल दोनों तरीके का होता है। ट्यूबवेल जो होता है। ट्यूबवेल्स जो होता है वो जी। दोनों टाइप का होता है, डीप वेल्स भी होते हैं ना उसमें, और वो शैलो वेल्स का भी होता है। जो शैलो वेल वाले होते हैं वो अक्सर गर्मियों में खड़े हो जाते हैं, काम नहीं करते, पानी बहुत नीचे चला जाता है। तो अब यूजुअली जो बन रहे हैं ट्यूबवेल्स, वैसे तो अब टोटल गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे ज्यादातर गांव में जो है वो गवर्नमेंट के ट्यूबवेल बन रहे हैं, जो अराउंड 180 फीट 190 फीट या इवन मोर देन 200 फीट के मतलब नीचे से पानी को निकालते हैं। तो अब ज्यादातर जो है वो डीप वेल्स में आते हैं ट्यूबवेल्स। पहले के जो ट्यूबवेल्स थे वो ज्यादातर शैलो वेल्स थे। अब ये कुछ WHO की रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो इसको देख लीजिए बस, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी चीज है। एक तो कलर, कलर को ना ट्रू कलर यूनिट्स में डिनोट करते हैं, ये इनकी अपनी यूनिट्स हैं सबकी। कलर लेस देन 15 TCU होना चाहिए। टर्बिडिटी यानी गुदलापन जिसको हम कहते हैं, लेस देन 5 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी, इसकी भी एक यूनिट है ये। हार्डनेस कितना होना चाहिए, लेस सर देन 100 टू। स्लाइड नहीं शो हो रही है। आप अपना थोड़ा सा वो नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये शो हो रही है सबको। सर स्लाइड नहीं शो हो रही है। हो शो हो रही रही है है सर। सर। हो रही है सर शो। हो रही है ना। तो डॉक्टर साहब आप जरा अपना नेटवर्क चेक करिए, या फिर से कनेक्ट कराइए आप उसको डिस्कनेक्ट करके ना।
तो हार्डनेस 100 से 300 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम आयन कैल्शियम कार्बोनेट में ही हार्डनेट को यूजुअली जब वाटर हार्डनेस की बात हम करते हैं तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें डिनोट करते हैं यूनिट में। तो 100 to 300 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम की ही हार्डनेस होनी चाहिए। पीएच 6.5 to 8.5 है, लेकिन पीने का पानी का पीएच ये कहा जाता है कि अगर 7 हो तो सबसे अच्छा है। टोटल डिजार टीडीएस, टीडीएस की बात बहुत आती है जब आप लोग आरओ के बारे में पढ़ते होंगे, इसमें टीडीएस इतना है या इतना हो गया। तो लेस देन 600 मिलीग्राम पर लीटर है तो टीडीएस बहुत अच्छा है। ऑप्टिमम लेवल जो होता है वो 2 to 300 का मानते हैं। कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, कोई उसमें इन्फेक्टिव वायरस नहीं होना चाहिए, प्रोटोजोआ या हेलमिंथेस कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कोई भी कंटामिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए। फ्लोरीन कंटेंट लेस देन 1.5 पार्ट्स पर मिलियन, और ऑप्टिमम लेवल जो हमने पढ़ा था डिफ्लोराइडेशन के उस पार्ट में, तो 0.5 to 0.8 पार्ट्स पर मिलियन ये ऑप्टिमम लेवल है, इतना होना चाहिए पानी में। और नाइट्रेट्स लेस देन 50 मिलीग्राम पर लीटर और नाइट्राइट्स लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसमें नाइट्राइट्स में एक चीज याद रखिएगा, नाइट्राइट्स की जब हम बात करते हैं तो नाइट्राइट्स से एक, अगर नाइट्राइट्स की एक्सेस है पानी में और शुरू में अगर बच्चों को बहुत ज्यादा और भी किसी तरीके से नाइट्राइट्स बहुत ज्यादा एक्सेस में मिल रहा है, इवन नाइट्रेट्स भी अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में मिल रहा है तो एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अर्ली लाइफ में ही ये पता चल जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब इसके बाद ये अल्फा रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी, बीटा रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये कुछ नई गाइडलाइंस हैं। तो इतनी चीजें, ये क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू। अब एक प्रॉब्लम हैबिटेशंस आती है। प्रॉब्लम हैबिटेशंस के बारे में ये है ना कि अब मान लीजिए कोई पॉपुलेशन ग्रुप है, कोई कम्युनिटी कहीं पे रह रही है, उनके यहाँ से पानी का सोर्स कितनी दूरी पे है, ये इस चीज को डिटरमाइन करता है कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम हैबिटेशन है, या प्रॉब्लम हैबिटेशन है भी या नहीं है ना। तो पानी के सोर्स से ही ये टोटली ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, कितनी दूरी पे, अगर हिली एरियाज में तो कितनी ऊंचाई पे उनको मिल रहा है, प्लेन्स में कितनी दूरी पे उनको पानी का पॉसिबल सोर्स है, ये प्रॉब्लम हैबिटेशंस में आता है। तीन तरीके का होता है, एक तो नॉट कवर्ड जिसको हम कहते हैं नो सेफ सोर्स हैबिटेशन, नॉट कवर्ड या नो सेफ सोर्स हैबिटेशन। तो जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स पॉइंट है वो 1.6 किलोमीटर प्लेन्स में, इससे ज्यादा दूरी पे है। और अगर हिली एरियाज की बात करें तो मोर देन 100 मीटर एलिवेशन पे, यानी यहाँ पे रह रहे हैं तो 100 मीटर ऊपर उन्हें चढ़ के जाना पड़ेगा और तब जाके उन्हें कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स मिलेगा हिली एरियाज में। और प्लेन्स में 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर प्लेन्स में, उससे दूर उनको कहीं जाके पानी के पीने की सप्लाई है उनके लिए, मतलब अपने आसपास वो 1.5 किलोमीटर कह लीजिए, तो यहाँ तक उन्हें पानी की सप्लाई ही नहीं है पीने की। तो ये होता है नॉट कवर्ड या नो सेफ सोर्स हैबिटेशन। इसके अलावा जो पानी मिल भी रहा है आसपास, तो वो किस तरीके का है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत सैलिनिटी है, आयरन फ्लोराइड आर्सेनिक या दूसरे टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो बहुत ज्यादा उसमें एक्सेस में पाए जा रहे हैं ना। दूसरे जो मिल भी रहा है सेफ वाटर, वो इतना नहीं है कि डेली की कुकिंग और ड्रिंकिंग नीड्स को वो पूरा कर सके। तो ये तीनों चीजें जो है वो नॉट कवर्ड या नो सेफ सोर्स हैबिटेशंस में आती हैं। अब एक आता पार्शियली कवर्ड, पार्शियली कवर्ड हैबिटेशन, थोड़ा सा इसमें कम कर दीजिए। जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो विद इन 1.6 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है ना, या तो 100 मीटर से नीचे ही जाना पड़ रहा है उनको हिली एरियाज में, उससे ऊंचाई पे नहीं जाना पड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियली कवर्ड हैबिटेशन। अब यहाँ पे जो पार्शियली कवर्ड हैबिटेशन यानी कि पर कैपिटा डेली कितना पानी उन्हें अवेलेबल हो रहा है, तो 10 to 40 लीटर्स, ये एलपीसीडी है, लीटर पर कैपिटा पर डे है ना। तो 10 to 40 लीटर्स पर कैपिटा मतलब पर पर्सन ना, डेली इतना उन्हें मिल रहा है पार्शियली कवर्ड हैबिटेशन में। कितनी दूरी पे है, 1.6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में ही उन्हें ये ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो है वो मिल रहा है, या लेस देन 100 मीटर एलिवेशन इन हिली एरियाज। तीसरा जो है फुली कवर्ड हैबिटेशन, दैट मीन्स कि ये दोनों क्राइटेरिया से उनको कोई लेना देना नहीं है ना। जो रिमेनिंग हैबिटेशन है यानी पानी के सोर्स की सप्लाई जो है वो एडिक्वेट है, और उन्हीं के आसपास भी है, 10-15 मीटर, या इवन उनके हाउस में ही हो सकता है ना, ट्यूबवेल हो या डीप वेल हो, सैनिटरी वेल हो, तो कुछ भी है, पानी की सप्लाई उनके आसपास ही मौजूद है, उन्हें बहुत ज्यादा दूर बाहर निकल के नहीं जाना पड़ रहा है, और एडिक्वेट सप्लाई है। ये नहीं कि बहुत मिनिमम सप्लाई हो रही है, एडिक्वेट सप्लाई है, और वो फिट है ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के पर्पज पे, तो उसको हम कहते हैं फुल्ली कवर्ड हैबिटेशन। यानी जो क्राइटेरिया इन दोनों में नहीं आएगा,
वो फुली कवर्ड हैबिटेशंस में आता है। फुली कवर्ड हैबिटेशन जिसमें आप पानी की एडिक्वेट सप्लाई है, उसे कोई परेशानी नहीं है पानी से रिलेटेड, इंक्लूड्स ऑल द रिमेनिंग हैबिटेशंस। अब वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं? पानी मान लीजिए थोड़ा बहुत गंदा है, तो प्योरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है? तो इसको अगर हम बात करें लार्ज स्केल पे पानी को जो प्योरीफाई किया जाए, तो प्योरिफिकेशन के 3 स्टेप होते हैं यूजुअली। एक तो सबसे पहले स्टोरेज, फिर फिल्ट्रेशन एंड लास्ट में डिसइंफेक्शन। ये 3 टर्म यूज होते हैं, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन, प्योरिफिकेशन के लिए। तो लार्ज स्केल पे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहली जरूरत जो पड़ेगी वो पानी को स्टोर करना है। अब पानी को स्टोर करने के बाद अब या तो फिजिकल चेंजेस हो, जब पानी स्टोर होता है तो उसमें बहुत सारे फिजिकल फिजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि आपने कहीं पे एक जगह पे मान लीजिए कोई इंपाउंडिंग रिजर्वायर डैम्स है या लेक है, अब वहां पे पानी यहाँ तक है, आपने इसको स्टोर कर लिया, तो अब इसमें जो डिजॉल्व सॉलिड है या जो हैवी मेटल्स हैं या हैवी पार्टिकल्स हैं, जब 1 हफ्ते 10 दिन के लिए वो स्टोर हो जाएगा ना, तो जो हैवी पार्टिकल्स है वो ऑटोमेटिक कहाँ पे हो जाएंगे, वो नीचे की तरफ आके नेचर। सेडिमेंट कर जाएंगे, है ना, इजिली। ये फिजिकल वे है। केमिकल केमिकल का मतलब अब इसमें ऑक्सीडेशन का जो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, अब वो अंडर वाटर पानी में भी ऑक्सीजन होता है, उससे क्या करता है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज करने लगता है वाटर को, तो इससे भी पानी जो है वो इसका प्यूरिफिकेशन कुछ हद तक हो जाता है। फिर फर्दर जो आ जाता है बायोलॉजिकल, अब इसमें अलग से कुछ ऐड किया जाए, कोई इस तरीके का बैक्टीरिया या अलगा ना, तो ये लार्ज स्केल पे पानी को इस तरीके जो सप्लाई होती है लार्ज स्केल पे, एक तो पहले स्टोरेज कर लिया जाता है। चलिए यहाँ से बहुत हद तक 90% तक पानी जो है वो उसका प्यूरिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी 100% नहीं हुआ, तो फिर अब पानी को फिल्टर किया जाता है। 2 तरीके की चीजें इसमें है, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। इसको एक अलग एंटिटी है, इसको अलग से पढ़ाएंगे, बस नाम याद रखिएगा। स्लो एंड रैपिड सैंड फिल्टर ये होता है, इससे फिल्टर किया जाता है लार्ज स्केल पे। एंड थर्ड जो है डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन में कॉमनली रूटीनली जो है वो क्लोरीनेशन किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के जरिए जो करते हैं। ओजोनेशन ओजोन से भी किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये जो ओजोनेशन का प्रोसेस है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का है, लार्ज स्केल पे तो पता नहीं कैसे करते हैं, और स्मॉल स्केल पे आपने देखा होगा ये जो आते हैं आर, उसमें आप देखते होंगे कि यूवी रेडिएशन या ओजोन सब कुछ लिखा हुआ था, उसमें एक प्रोसेस होती है वो चलती रहती है। तो इस तरीके से ये लार्ज स्केल पे इसका डिसइंफेक्शन करते हैं। अब सेम ऐसे ही है स्मॉल स्केल पे हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन कैसे आप करेंगे? तो पहली चीज बॉइलिंग सबसे चीप मेथड है, सबसे चीप मेथड जो है वो बॉइलिंग का होता है। फिर केमिकल डिसइंफेक्शन, केमिकल डिसइंफेक्शन में यही ब्लीचिंग पाउडर यूजली अवेलेबल है, क्लोरीन सोल्यूशन बना लिया जाए, या हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड एचटीएच कहते हैं, हेलोजन टैबलेट्स आती है जो क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं, आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट से। लेकिन आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट से यूज करने का एक ड्रॉबैक ये है ना, ये एक स्पेसिफिक कलर और स्पेसिफिक ऑर्डर दे देते हैं। आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये एक कलर और ऑर्डर छोड़ जाते हैं, इसका ये ड्रॉबैक होता है केमिकल डिसइंफेक्शन। एंड सर फिर आयोडीन और फिल्ट्रेशन। कौन? सर प्लीज पोटेशियम रिपीट कर दीजिए। परमैंगनेट, आयोडीन। आयोडीन है और पोटेशियम परमैंगनेट, इनका एक डिस्टिंक्ट कलर अब आ जाता है पानी में जब इनसे जैसे प्योरीफाई करना होता है, केमिकल डिसइंफेक्शन हम करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट हुआ या आयोडीन हुआ, इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल भी होती है, पर्टिकुलर कलर भी ये छोड़ जाते हैं पानी में, है ना, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। यूजुअली केमिकल डिसइंफेक्शन में हाउस होल्ड लेवल पे ब्लीचिंग पाउडर और ये जो हेलोजन टैबलेट्स क्लोरीन के टैबलेट्स जो होते हैं ये यूज होते हैं। और आजकल जो ये फिश फार्मिंग होती है, बड़े बड़े जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं फिश फार्मिंग के लिए, वहां पे हेलोजन टैबलेट के क्लोरीन के टैबलेट बहुत यूज होते हैं पानी को साफ करने के लिए, ऑक्सीजनेशन उसका बढ़ाने के लिए। फिल्ट्रेशन में किस तरीके का फिल्टर्स है, पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर है, बर्कफेल्ड फिल्टर या कैटाडाइन फिल्टर, इस तरीके के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं फिल्ट्रेशन में। वेल को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाता है? यूजुअली जो ब्लीचिंग पाउडर से किया जाता है, एक मेथड है डबल पार्ट मेथड, इसको यूज करके करते हैं। अब इसका डबल पार्ट मेथड का बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब हॉरक्स अपरेटस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है जानना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है।
हरक सेपरेटस क्या होता है, इसका काम क्या होता है, किसी को पता है हरक सेपरेटस का काम क्या है? सर क्लोरीनेशन में डिसइंफेक्टेड। अच्छा, हरक सेपरेटस जो होता है ना, इसका सबसे काम ये कि जो किसी भी पानी का सोर्स है, या माइक बंद कर दीजिए प्लीज, है ना, जो पानी का एक सोर्स है जहां से जिस पानी को आपको डिसइंफेक्ट करना है, उसका, जिसको कहते हैं क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन या रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी ना, टू फाइंड आउट द डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, जिसको कहा जाता है क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन ऑफ वाटर, इसका यूज होता है ना, टू फाइंड आउट द डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। इसी को दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन ऑफ वाटर, यानी पानी कितने क्लोरीन की डिमांड कर रहा है, यही चीज है। अब क्लोरीन कहाँ से आएगा? ब्लीचिंग पाउडर से। 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में कितने परसेंट क्लोरीन होती है, अवेलेबल क्लोरीन? कितना होता है इसमें? 33%। 33% अवेलेबल क्लोरीन होती है इसमें। तो दोनों चीजें, कितना ब्लीचिंग पाउडर आप देंगे तो उससे कितनी क्लोरीन मिलनी है, तो वही चीज है। ब्लीचिंग पाउडर की डोज आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, तो दैट मीन्स कि पानी में कितना क्लोरीन चाहिए वो वहीं से निकला है, क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में ही अवेलेबल क्लोरीन मौजूद है, जो 1 ग्राम के हिसाब से अगर देखें तो 33% वो क्लोरीन दे देगी। अब इसमें कुछ इसके अपरेटस होते हैं, अपरेटस में कुछ जार्स होते हैं, स्टीरर होता है, कंटेंट्स। 6 वाइट कप होते हैं, 200 ml कैपेसिटी होती है। एक ब्लैक कप होता है ना, एक जिसमें एक सर्कुलर मार्क लगा होता है, इसकी एक खास अहमियत है। 2 मेटल स्पून होते हैं, चम्मच, जिनसे ब्लीचिंग पाउडर को अंदर बाहर करेंगे। स्ट्रिंग रॉड्स होते हैं, हर कप का अपना एक स्ट्रिंग रॉड होगा, हर कप का अपना एक स्ट्रिंग रॉड होता है। अब ये कुछ इस तरीके के इसके जार्स होते हैं। सात जो 6 वाइट कप है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, और एक ब्लैक कलर का आता है ना, उसमें एक सर्कुलर मार्क लगा होता है। तो ब्लैक कलर को क्या किया जाता है, पहले ब्लैक कलर में साफ पानी लेके ना, उससे एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है। किस चीज का सोल्यूशन तैयार करेंगे? ब्लैक कप का 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए, यानी 1 स्पून फुल, 1 चम्मच, या उसमें 2 ग्राम आता है। 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेके ब्लैक कप में हम उसमें ना एक पेस्ट बनाएंगे, पानी हल्का सा मिलाएंगे, और 2 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर इस ब्लैक वाले में आप मिला के पहले उसको स्टिर कर लीजिए, एक पेस्ट बन जाए। जब पेस्ट बन गया तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, जो उसका सर्कुलर मार्क है, जो इसका सर्कुलर मार्क है, यहाँ तक हमको इसमें वाटर ऐड करके इसका एक थिन पेस्ट बना लेना, ब्लैक कलर का एकदम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक ऊपर से दिख ही रहा है ये। तो आपने इसका पेस्ट बना लिया, आपने ब्लीचिंग पाउडर डाला, सादा पानी, घर का कोई भी पानी आपने यूज किया, उसे एक पेस्ट हमने बना लिया। अब क्या करना है, जिस पानी को हमें प्योरीफाई करना है, हमें ये देखना है कि इसमें कितनी ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कितने ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत। तो उस जो पानी का सोर्स है वहां से हमने पानी लेके आए। अब जितने कप हैं, ये 6 कप हैं, सब में कितना हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे भाई? इसकी जो कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग हम सब में बराबर पानी को ऐड कर देंगे। ये जितने 6 वाइट कप्स हैं, सब में मान लीजिए इसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी, यहाँ तक हमने पानी को ऐड कर दिया। अब पानी को ऐड करने के बाद ये हमारा स्टॉक सोल्यूशन है, ये जो ब्लैक कलर वाले में है ये स्टॉक सोल्यूशन जो हमारा बन के तैयार हो गया था। अब क्या करना है आपको, एक पिपेट यहाँ पे मिलेगी, स्पेशल पिपेट टाइप की होती है, इसी एपरेटस में होती है ना। अब उस पिपेट से ये जो स्टॉक सोल्यूशन है उसमें ले लीजिए, और पहले वाले में 1 ड्रॉप, फर्स्ट जार में ना, इस तरीके से 1 ड्रॉप फर्स्ट में, सेकंड में 2 ड्रॉप, थर्ड में 3 ड्रॉप, फोर्थ में 4 ड्रॉप, फिफ्थ में 5 ड्रॉप। ऐसे जो ऑर्डर है इनका, उसी के अकॉर्डिंग जो ड्रॉप भी हम इंक्रीज करते जाएंगे। इसमें गंदा पानी है, मतलब जिसमें हमको करना है, पहले वाले में हमने 1 ड्रॉप डाला, दूसरे वाले में 2 ड्रॉप, तीसरे में 3 ड्रॉप, इस तरीके से सो ऑन, छठे में 6 ड्रॉप तक चला जाएगा। अब इसके बाद जो स्टीरर, जो ग्लास स्टीरर हमें मिला है, उससे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से।
उसको स्टिर करते रहेंगे ताकि जो हमारा स्टार्च सोल्यूशन है वो उस पानी में अच्छे से ऐड हो जाए। अब इसके बाद एक इंडिकेटर होता है स्टार्च आयोडाइड। स्टार्च आयोडाइड ये अलग से मिला हुआ रहेगा ना, स्टार्च आयोडाइड। अब ये इंडिकेटर होता है स्टार्च आयोडाइड को हम सब में, जितने भी व्हाइट कप हैं, 1 2 3 4 6 है ना, सब में स्टार्च आयोडाइड को हम मिलाते रहेंगे 3 ड्रॉप। स्टार्च आयोडाइड की कितनी ड्रॉप हमको ऐड करनी है? 3 ड्रॉप्स। ये 6 के 6 कप में 3 ड्रॉप ईच हम ऐड कर देंगे और फिर से इसको स्टिर करते रहेंगे। अब इसकी खास बात क्या है कि ये स्टार्च आयोडाइड जो है ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है ना। अब पहले में 1 ड्रॉप डाली थी आपने, पहले में स्टार्च सोल्यूशन 1 ड्रॉप डाला था, दूसरे में 2 ड्रॉप डाला और 3 ड्रॉप सब में बराबर डाल के स्टिर करते रहिए। अब नोट करिए कि किस जार में यह कप जो है व्हाइट वाले कप में किसमें पहले ब्लू कलर आता है, किसमें पहले ब्लू कलर आता है। जिस कप में पहले ब्लू कलर आ गया उसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए तीसरे वाले में ब्लू कलर आ गया, पहले हमने नोट कर लिया कि सबसे पहले ब्लू कलर हमें किसमें मिला, थर्ड वाले कप में मिला। अब फार्मूला देखिएगा, इसका फार्मूला है n × 2 ग्राम। थर्ड वाले में आया था तो n की जगह पे आप 3 लिखेंगे ना, nth कप या nth जार जो है ये यही है। अब 2 ग्राम, 2 ग्राम यहाँ पे हमने कर दिया तो 6 ग्राम हमको जो डोज मिली वो 6 ग्राम मिली, कितने के लिए? 455 लीटर्स ऑफ वाटर। ये जो कप है ये जो है कितने को डिनोट करता है? 455 लीटर पानी को डिनोट करता है। तो तीसरे वाले में ब्लू कलर पहले आ गया था, तीसरे वाले में ब्लू कलर पहले आ गया था तो हमने इसको नोट कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 6 ग्राम हमें ब्लीचिंग पाउडर चाहिए 455 लीटर पानी को प्योर करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए। अगर पांचवे में ब्लू कलर सबसे पहले आता तो 10 ग्राम, 10 ग्राम चाहिए कितने के लिए? टू डिसइंफेक्ट 455 लीटर्स ऑफ वाटर। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है ना, जो पानी का जो सोर्स होता है वहां पे देखा जाता है कितने लीटर हो सकता है। एक बस एक तरीके से उसको मतलब एग्जैक्ट तो उसकी नहीं हो सकती कितने लीटर है, कहते हैं ना अंदाजा लगाया जाता है कितने लीटर हो सकता है, वो उसकी एक उसका भी उनका फार्मूला है किस तरीके से वो उसको चेक करते हैं। हमारे लिए इस हारक सेपरेटस में जो फार्मूला है वो 455 लीटर पानी का है, 455 लीटर का ना। इतने पानी में कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी? तो यूजुअली ये नहीं पूछा जाता कि कितने ग्राम या कितना चाहिए। यहाँ से यही दो चीज, क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन, दोनों चीजें सेम है, देखिए बस समझने का फर्क है। डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पानी के डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की डोज चाहिए कितनी, वो ये कैलकुलेट करता है। तो अब जब ब्लीचिंग पाउडर की उसने कैलकुलेट कर तो उसी ब्लीचिंग पाउडर से ही तो हमें क्लोरीन मिलनी है। तो सेकेंड चीज दैट इज लगा दिया। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो उस पानी की कितनी क्लोरीन डिमांड है, कितना चाहिए उसको क्लोरीन डिसइंफेक्ट होने के लिए, उसको एस्टिमेट करता है। यही दो लाइन जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है हारक सेपरेटस ना। अब जहां पे ये ब्लू कलर डेवलप होता है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस है डिसइंफेक्शन में वो यही है कि रेजिडुअल क्लोरीन मिल जाती है हमें। रेजिडुअल एक्शन इसका होता है। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिड्यू, रेजिड्यू को माने क्या है? यूनानी में आप लोग पढ़ते हैं एक चीज ना, सुफल सुफ्ल लिखा है ना, सुफ्ल। सुफ्ल क्या है? जो रेजिड्यू मैटर है ना, जो बच जाता है लास्ट में, कहने का मतलब जो बच गई जो चीज वो रेजिड्यू है, वो सुफ्ल है। तो यहाँ पे क्लोरीन इसने पानी में आया, इस दो तरीके के आयन बनाता है ना, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट आयन। फिर इनका डिस्ट्रक्शन होता है, क्लोरामाइंस बनाते हैं ये, फिर क्लोरामाइंस का डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेक पॉइंट आता है। ब्रेक पॉइंट के बाद जो होता है पानी में फिर ये रेजिडुअल क्लोरीन जो है ये इस तरीके से, रेजिडुअल क्लोरीन का मतलब इसने अपना एक्शन करने के बाद भी ये कंटिन्यूअसली वहां पे मौजूद है। तो क्लोरीन जितनी देर तक मौजूद रहेगी तो फर्दर एक वक्त में आपने मान लीजिए उसको तो क्लोरीनेशन कर दिया, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन अगर 1000 2000 लीटर पानी है तो एक वक्त में तो यूज होना नहीं है कई दिन तक। तो उसके बाद भी हो सकता है कि फर्दर कंटामिनेशन होता रहे। तो अगले 2 4 5 दिन तक ये इसका जो रेजिडुअल एक्शन वो यही है कि फर्दर उसके आगे क्लोरीनेशन के बाद भी कुछ दिनों तक ये प्रोटेक्ट करता रहता है। क्यों? क्योंकि पानी में अभी ये मौजूद है, क्लोरीन खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। तो ये इसका रेजिडुअल एक्शन है, रेजिडुअल क्लोरीन जो ब्लू कलर को बताती है। अब क्लोरीनेशन होता है उसका प्रोसेस है ना।
किस लिए है? इसका जो मेन डिसइंफेक्टिंग एक्शन है क्लोरीन का, ड्यू टू हाइपोक्लोरस एसिड मेन रोल होता है। इसका जो सबसे मेन रोल होता है वो ड्यू टू हाइपोक्लोरस एसिड, मेन रोल इन डिसइंफेक्शन। और बहुत माइनर सा रोल होता है ड्यू टू हाइपोक्लोराइट आयंस, ड्यू टू हाइपोक्लोराइट आयंस, इसकी वजह से भी थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन मेन रोल जो होता है वो HOCl, पानी में जाने के बाद। तो हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये इसका मेन रोल होता है डिसइंफेक्शन में। अब क्लोरीन हैज ए रेजिडुअल जर्मिसाइडल इफेक्ट, इसका रेजिडुअल इफेक्ट होता है जो ओजोन या अल्ट्रावायलेट रेज में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है अगेंस्ट सब्सिक्वेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब पानी को क्लोरीनेशन के बाद स्टोर भी तो किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टाइम लगता है। तो उसके आगे क्लोरीनेशन के बाद हो सकता है बाद में माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाए, तो उससे बचाने के लिए ये जो रेजिडुअल एक्शन होता है क्लोरीन का ना, ये सबसे इफेक्टिव होता है, जो ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेज में नहीं पाया जाता। इसलिए क्लोरीन जो है इनसे ऊपर रखी जाती है कि सबसे अच्छा जो है डिसइंफेक्शन जो है वो क्लोरीन का होता है। और डिजास्टर के फेज में, डिजास्टर कहीं पे आता है, मान लीजिए कहीं पे बाढ़ बहुत ज्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, अक्सर बिहार में आती रहती है ना, आसाम के कुछ रीजन है वहां पे आ जाती है, इवन अभी तो राजस्थान में भी आ गई थी। तो कहीं पे अगर बाढ़ आ रही है तो दैट मीन्स क्या, वो एक डिजास्टर ही तो है, एक डिजास्टर। या बादल फट गए हिली एरियाज में ना, लैंडस्लाइड हो गई, पानी की सप्लाई जो है वो रुक गई या बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड हो गई, तो ऐसी जगहों पे भी अगर पानी को डिसइंफेक्ट करना है तो वहां पे क्लोरीन ही यूज होती है, यानी ब्लीचिंग पाउडर ही यूज किया जाएगा। डिजास्टर में भी क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर ही यूज होता है। क्लोरीनेशन के देखिए 4 फेज होते हैं। एक तो क्लोरामाइंस पहले बनता है पानी में जाने के बाद, जब ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है तो सबसे पहले क्लोरामाइंस बनते हैं, यही जो आयंस में ये चेंज होते हैं। फिर इन आयंस का फर्दर जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद एक थर्ड फेज होता है जो ब्रेक पॉइंट जिसको कहते हैं, जहाँ पे क्लोरामाइंस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, क्लोरामाइंस एकदम खत्म। लेकिन उसके बाद फेज 4 में जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो एक्यूमुलेट होना शुरू होती है, यानी पानी में वो डिटेक्ट होना शुरू होती है। फर्दर जो है इसका क्लोरीन का लेवल अब पानी में धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, जो कई दिनों तक चलता है। यही रेजिडुअल क्लोरीन है जहां से इसका जर्मिसाइडल इफेक्ट और इंक्रीज हो जाता है फर्दर आगे के दिनों के लिए, है ना, फॉर सब्सिक्वेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन, आगे हो सकता है फिर कंटामिनेशन हो जाए तो उससे बचाने के लिए। तो ये 4 फेज में इसका क्लोरीनेशन होता है। अब ये है कि कांटेक्ट पीरियड, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन के अपीयर होने के लिए कांटेक्ट पीरियड कितना होना चाहिए पानी में ब्लीचिंग पाउडर। किसी भी लेवल पे किसी भी वाटर बॉडी को आप डिसइंफेक्ट करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर से, या जिसको क्लोरीनेशन का प्रोसेस हम कहते हैं, चाहे वो वाटर बॉडीज हो, स्विमिंग पूल हो, लेक हो, या हाउस होल्ड लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे अगर क्लोरीनेशन किया जा रहा है तो सबका कांटेक्ट पीरियड सेम होता है 1 आवर का, 1 घंटे का। 1 घंटे का इनका होता है, सिर्फ 1 घंटे का। ये नहीं कि अगर हाउस होल्ड लेवल पे है तो 30 मिनट रख देंगे या डिजास्टर फेज में उसको बढ़ा देंगे, नहीं, जो कांटेक्ट पीरियड है वो सेम होता है, 1 आवर का ही होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए, कांटेक्ट पीरियड सेम रहेगा हर एक कंडीशन में। अब ये रिकमेंडेड लेवल ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन कितना होना चाहिए अलग अलग वाटर बॉडीज में, यहाँ से देखिएगा थोड़ी चीजें हैं। तो वाटर टाइप क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउस होल्ड लेवल, वाटर बॉडीज पोस्ट डिजास्टर फेज में क्या है ना, पोस्ट डिजास्टर फेज में। एंड स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल्स में भी बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होता रहता है, तो इनमें अलग अलग रिकमेंडेशन है, के लिए रिकमेंडेशन है। तो ड्रिंकिंग वाटर में रेजिडुअल क्लोरीन लेवल कितना होना चाहिए, किसी को कुछ आइडिया होगा? 0.5 0.5, ppm। मोर देन 0.5 पार्ट्स पर मिलियन इसको कह लीजिए, या मिलीग्राम पर लीटर भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना। मोर देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन। वाटर बॉडीज पोस्ट डिजास्टर फेज में इनका अगर क्लोरीनेशन हो रहा है तो इनमें जो रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल है ये मोर देन 0.7 पार्ट्स पर मिलियन। एंड स्विमिंग स्विमिंग पूल्स में सबसे ज्यादा डेली ये कंटामिनेटेड होते रहते हैं ना स्विमिंग पूल, तो इसमें जो रेजिडुअल क्लोरीन है ये 1, मोर देन 1 पार्ट पर मिलियन, इससे ज्यादा होना चाहिए। और कांटेक्ट पीरियड की बात मैंने की थी, सबके लिए सेम होगा, कितना होना चाहिए, 1 घंटा 1 hour. ना, वन 1 hour. आवर जो है ये सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की वाटर बॉडी हो, चाहे
आपको 5 लीटर पानी क्लोरीनेट करना है या 50,000 लीटर पानी करना है, कॉन्टैक्ट पीरियड सेम होना चाहिए। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्लोरीनेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें क्या, हारक सेपरेटस। पहली चीज हारक सेपरेटस, ये क्या चीज बताता है, इसकी यूटिलिटी क्या है, किस लिए यूज करते हैं? जो क्लोरीन की क्लोरीनेशन। क्लोराइड मास होती है वो कितनी चाहिए होगी? क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन है ना, फॉर 4 क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो टू कैलकुलेट द डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की डोज को कैलकुलेट करना है, या क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन के लिए हारक सेपरेटस यूज होता है। सेकंड है क्लोरीनेटर या क्लोरोनोम। अब ये जो क्लोरीन की डोज है, इसको मिक्स भी तो करना है, तो मिक्सिंग के लिए, ये मिक्सिंग के पर्पज से यूज होता है, मिक्स करने के लिए, मिक्सिंग आर रेगुलेटिंग डोज ऑफ क्लोरीन, उसको मिक्स या रेगुलेट करने के लिए क्लोरीनेटर या क्लोरोनोम का यूज किया जाता है। थर्ड है क्लोरोस्कोप। क्लोरोस्कोप किस लिए यूज होता है? रेसिडुअल लेवल पता करना। हाँ, टू मेजर द रेजिडुअल लेवल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये इसके कुछ apparatus होते हैं जो यूज किए जाते हैं। अब इसमें कुछ टेस्ट भी होता है, रेजिडुअल क्लोरीन या कंबाइंड क्लोरीन को, जब वाटर को हमने क्लोरीनेट कर दिया तो उसके बाद उसके कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, जिससे रेजिडुअल क्लोरीन, फ्री क्लोरीन या कंबाइंड क्लोरीन वो पता चलती है उन टेस्ट के जरिए। तो नाम बस देखिएगा, पहला है आर्थोटालिडीन टेस्ट, है ना, आर्थोटालिडीन टेस्ट, या इसको ओटी टेस्ट भी हम कहते हैं, ओटी टेस्ट। ये किस चीज को मेजर करता है, फ्री या रेजिडुअल क्लोरीन जिसको हम कहते हैं, दूसरा फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिएगा फ्री एंड कंबाइंड को एक साथ लिखा गया, दैट मीन्स कि ये फ्री और कंबाइंड क्लोरीन को तो करता है, लेकिन अलग अलग दोनों को नहीं बताता, अलग अलग, है ना। सेकंड जो है आर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट, आर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट। अब इसकी खास बात क्या है, एक तो ये भी फ्री क्लोरीन बताता है, यानी फ्री या रेजिडुअल क्लोरीन बताता है, दूसरे ये क्या बताता है, कंबाइंड क्लोरीन अलग से बताता है। अब यहाँ पे फ्री क्लोरीन भी अलग से बता रहा है, कंबाइंड क्लोरीन भी अलग से बता रहा है, और यहाँ पे ये फ्री और कंबाइंड क्लोरीन को एक साथ बता रहा था, ओटी टेस्ट। और जो ये ओटा कह लीजिए या ओटीए टेस्ट जो है, आर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट है, ये फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन दोनों को अलग अलग बता रहा है कि अभी कितना आपके पास रेजिडुअल क्लोरीन है इस पानी में, और कितना अभी कंबाइंड फॉर्म में है, यानी ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में, या जो दूसरे उसके आयंस हैं उनके फॉर्म में वो है ना। तो कंबाइंड क्लोरीन भी अलग से बता रहा है, फ्री क्लोरीन भी अलग से बता रहा है। तो दोनों टेस्ट में अच्छा टेस्ट कौन सा होगा, ओटी या ओटा? ओटी है। ओटा होगा, आर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट। क्योंकि अभी कंबाइंड को भी अलग से बता रहा है कि इतना अभी कंबाइंड फॉर्म में क्लोरीन मौजूद है पानी में। और ये जो पहला था ये फ्री एंड कंबाइंड, देखिए दोनों एक साथ लिखा हुआ है ना। तो ज्यादा अच्छा जो है वो आर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट है, इट इज ए बेटर देन ओटी टेस्ट ना। ओटा टेस्ट इज बेटर देन ओटी टेस्ट, क्यों? क्योंकि डिटेक्ट्स बोथ फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन सेपरेटली, दोनों को अलग अलग ये डिटेक्ट करके बता रहा है। दूसरे जो नाइट्राइट्स हैं, आयन है या मैंगनीज है, ये सारी चीजें जो उसमें ऐड है, उससे इसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट होगा ना, ओटा टेस्ट का, आर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट का। चीज और है इसमें, देखते हैं, पानी की हार्डनेस ना। हार्डनेस क्या है, अब ऐसा नहीं कि इतना सख्त है कि हाथ से तोड़ना पड़ जाएगा, वो हार्ड नहीं उसको हम कहते हैं ना। हार्डनेस जो होती है, छाछ कैसे बनता है? हाँ, यानी सोप डिस्ट्रॉइंग जिसको हम कहते हैं, सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इट इज डिफाइंड एज सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर। और इसकी जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस जो होती है दो तरीके की होती है, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ये दो तरीके का होता है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है इसको हम कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं।
कार्बोनेट हार्डनेस में जो अंडरलाइंग काज है, यानी कार्बोनेट हार्डनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एज बाइकार्बोनेट जो साल्ट ऐड होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर ये साल्ट ऐड है पानी में, एडेड है, दैट मीन्स कि ये टेम्परेरी हार्डनेस है। पानी की ये क्या है, ये टेम्परेरी हार्डनेस है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट अगर ऐड है बाइकार्बोनेट्स के, जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो ड्यू टू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यानी इसमें कोई कार्बोनेट आयंस नहीं है, इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, बाइकार्बोनेट नहीं है यहाँ पे, बाइकार्बोनेट नहीं रहेगा, यहाँ पे सल्फेट्स होगा, क्लोराइड्स होंगे एंड नाइट्रेट्स होंगे। नाइट्रेट्स है ना, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स, ये सारी चीजें होंगी इसमें। ये परमानेंट हार्डनेस को बताता है, किसको बताता है, परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है। ये हार्डनेस है। अब जब वो पानी के हार्डनेस को हमें एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है, तो किसकी यूनिट में हम इसको शो करते हैं, सबसे कॉमन जो हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस, और टेम्परेरी हार्डनेस में भी कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो हार्डनेस सबसे कॉमन होती है। तो इसलिए जब यूनिट में हम बात करते हैं, यूनिट में, तो इसको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अभी इसको देखते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें इसको एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। तो अगर हम मैं कहूँ कि 1 मिली इक्विवेलेंट हार्डनेस है, कितना है, 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हार्डनेस है पानी की, इससे क्या निकल के आएगा, 50 पार्ट्स पर मिलियन पर लीटर ऑफ वाटर, 50 पार्ट्स पर मिलियन कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर, ये इसकी यूनिट है। पर लीटर ऑफ वाटर। अब पार्ट्स पर मिलियन को और कैसे डिनोट कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी तो आप बता सकते हैं इसको। मिलीग्राम पर डेसिलीटर तो ये भी हो जाएगा पर 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर। दोनों चीजें सेम है ना। 50 पार्ट्स पर मिलियन आप कह लीजिए, 50 पार्ट्स पर मिलियन पर लीटर ऑफ वाटर कैल्शियम कार्बोनेट, या 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर, ये इक्वल हो जाता है 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ हार्डनेस के। अब लेवल ऑफ हार्डनेस, पानी को क्लासिफाई कैसे करते हैं, है ना, सॉफ्ट वाटर कब कहेंगे, मॉडरेटली हार्ड वाटर या वेरी हार्ड वाटर कब कहते हैं, है ना। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर, इसका लेवल ऑफ हार्डनेस होना चाहिए लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट, कितना, लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये जो है इसका सॉफ्ट वाटर का क्राइटेरिया कि इसमें हार्डनेस बहुत कम होनी चाहिए। अदर वर्ड्स में हम कहें तो लेस देन 50 मिलीग्राम पर लीटर, ये हो गया सॉफ्ट वाटर के लिए। मॉडरेटली हार्ड वाटर, वो उसका जो लेवल ऑफ हार्डनेस है 1 to 3 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे कि ये मॉडरेटली हार्ड वाटर, यानी 50 से 150। ये इसका लेवल ऑफ हार्ड, हार्ड वाटर 3 to 6 में आता है, 3 to 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे आप रखेंगे तो 150 to 300 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। एंड वेरी हार्ड वाटर जब मोर देन 6 लेवल ऑफ हार्डनेस हो जाए मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि कब पानी को साफ करना चाहिए, पानी को कब साफ करना चाहिए, यानी इतना हार्ड हो जाए कि अब वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए सुटेबल ना हो। तो पानी को रिकमेंडेशन है कि किस लेवल की हार्डनेस के बाद पानी को साफ करना चाहिए हमें।
तो जब ये मोर देन 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी हार्डनेस हो जाए, कितना, मोर देन 3, मोर देन 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हार्डनेस हो गई पानी की, तब अब रिकमेंडेशन है कि पानी को अब साफ्ट करना है, पानी को अब साफ्ट करना है। यानी मोर देन 150 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर वाटर की हार्डनेस है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, साफ्ट करना है। तो साफ्ट करने का मतलब क्या है कि जो हार्डनेस है उसको रिमूव करना है, हार्डनेस को उसको रिमूव करना है। तो हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस अगर है, अगर टेम्परेरी हार्डनेस है, तो इसका जो मेथड ऑफ रिमूवल है वो सबसे कॉमन जो है वो बॉइलिंग है, रिमूव करने के लिए बॉइलिंग है। इसके बाद लाइम को ऐड किया जा सकता है। ये सब अलग अलग प्रोसेस हैं, एडिशन ऑफ लाइम, इससे भी टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट ना, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको भी ऐड कर दीजिए, तो इससे भी जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी। एंड परम्यूटेड प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, परम्यूटेड प्रोसेस में क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसको एक आर्टिफिशियल लेयर होती है सैंड की, जिसको कहते हैं जियोलाइट, जियोलाइट होती है, ये आर्टिफिशियल लेयर है सैंड की या छोटे छोटे जो है मार्बल्स या स्टोन की, उसकी एक लेयर बनाई जाती है आर्टिफिशियल लेयर, जिसको जियोलाइट कहा जाता है। यहाँ से वाटर को पास आउट कराया जाता है इस जियोलाइट से, इस लेयर से। जब वाटर पास आउट होता है तो जो इसकी हार्डनेस होती है, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, वो ये इसको ट्रैप कर लेती है, जियोलाइट जो है वो उसको वहीं पे रोक देती है, ट्रैप कर लेती है, पानी साफ हो जाता है। इसको कहते हैं परम्यूटेड प्रोसेस। परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी सबसे अच्छा तरीका जो है वो एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, परमानेंट हार्डनेस के लिए भी यही यूज होता है कि सोडियम कार्बोनेट को यू ऐड कर दिया जाए। या एक और मेथड है, केमिकल मेथड है, जिसको कहते हैं बेस एक्सचेंज प्रोसेस, तो बेस को ही चेंज कर दिया जाता है उसको, बेस एक्सचेंज प्रोसेस। ये मेथड है इसके हार्डनेस को रिमूव करने के, हार्डनेस को खत्म करने के। अब आइए बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, पानी की क्वालिटी है तो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। नॉर्मली भी अगर ओपन वाटर है, कंटामिनेटेड है, तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही वहां पे ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर्स वाटर क्वालिटी के किस तरीके के होते हैं, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है तो वो क्या बताता है ना। तो वाटर क्वालिटी के लिए सबसे रिलायबल बैक्टीरियल इंडिकेटर जो है शो कराने के लिए कि पानी अच्छा है या खराब है, वो बैक्टीरिया अगर वहां पे मौजूद है दैट मीन्स कि वो बहुत खराब पानी है ना। तो उसमें कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, कोलीफॉर्म्स ऑर्गेनिज्म ये एक क्लास है बैक्टीरिया का, ये जो है सबसे रिलायबल बैक्टीरियल इंडिकेटर होते हैं वाटर क्वालिटी को शो करने के लिए। प्राइमरी एंड मोस्ट रिलायबल बैक्टीरियल इंडिकेटर फॉर वाटर क्वालिटी, दीज आर कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म। और इसमें भी जितने भी कॉलीफॉर्म्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ई कोलाई जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलीफॉर्म इंडिकेटर होता है। ई कोलाई जो है बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको रीजन क्यों, किस लिए हम इसको चूज करते हैं, और दूसरे वाटर बॉर्न पैथोजेंस जो है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ है ना, इनके मुकाबले में हम ई कोलाई को ही क्यों चूज करते हैं, या कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म को ही क्यों चूज किया जाता है फीकल पॉल्यूशन को देखने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, क्यों। एक तो ये सबसे ज्यादा ह्यूमन इंटेस्टाइन में ई कोलाई सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, कांस्टेंट प्रेजेंस इन ग्रेट इबंडेंस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। दूसरे पोर्टेबल वाटर्स जो होता है उसमें ये नहीं पाए जाते नॉर्मली। अगर ये पोर्टेबल वाटर में मिल रहा है दैट मीन्स कि कंटामिनेटेड है। कल्चर मेथड से आसानी के साथ इसको डिटेक्ट किया जा सकता है ना? इनका सर्वाइवल पीरियड भी ज्यादा है। दूसरे जो नेचुरल प्यूरिफिकेशन है, नेचुरल प्यूरिफिकेशन के क्या क्या मेथड थे, बायोलॉजिकल था, केमिकल था, ओजोनेशन, फिजिकल था, है ना। अल्ट्रावायलेट। हाँ, यूवी ओजोनेशन, ये सब क्या, ये बायोलॉजिकल नेचुरल प्यूरिफिकेशन मेथड था। तो इनको ये रेजिस्ट करता है, यानी उन मेथड्स को ये पास आउट कर जाता है, तब भी ये मौजूद रहता है पानी में। तो इसलिए इनको चूज किया जाता है कि अगर ये पानी में मौजूद है दैट मीन्स कि पानी खराब है ना। तो ये बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर में सबसे रिलायबल जो बैक्टीरियल इंडिकेटर है वो कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म, और उन कोलिफॉर्म्स में भी ई कोलाई सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। इसके बाद फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई ना। अब अगर मान लीजिए फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई पानी में मौजूद है, तो इट इंडिकेट्स रिसेंट कंटामिनेशन ऑफ वाटर,
दैट मीन्स कि अभी 2-4 दिन, एक हफ्ते की बात है, ये कंटामिनेट हुआ, पहले से ये कंटामिनेटेड नहीं था। और अगर यहीं पे क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस मिल जाए आपको, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस अगर ये मिल गया पानी में, तो ये रिमोट कंटामिनेशन, यानी पास्ट में बहुत पहले से पानी जो है वो कंटामिनेटेड है, गंदा है। तो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई ये रिसेंट कंटामिनेशन को बताता है, एंड क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो है ये रिमोट कंटामिनेशन, पास्ट कंटामिनेशन को, पहले से कंटामिनेटेड है वो पानी, इसको बताता है ये क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। तो अब इसको जो कल्चर किया जाता है, जैसे इकोलाई को है, इसको अगर कल्चर करना है, जैसे आसानी से है ना, इजिली डिटेक्टेबल बाय कल्चर मेथड, तो इसको कहा जाता है प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट, पानी को टेस्ट करने के लिए कि इसमें इकोलाई मौजूद है कि नहीं है, तो उस टेस्ट को हम कहते हैं प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट। इसमें भी है एमपीएन मल्टीपल ट्यूब टेस्ट मेथड, यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब जाहिर सी बात है कि कोई इकोलाई को काउंट नहीं कर पाएगा पूरा एग्जैक्ट, तो वहां पे प्रोबेबल के साथ चलते हैं, जिसको एमपीएन कहा जाता है ना, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एमपीएन मल्टीपल ट्यूब टेस्ट, है ना, बेस्ड ऑन एस्टिमेटिंग द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml पानी में कितने कोलिफॉर्म्स हैं, प्रोबेबली, एग्जैक्ट नहीं काउंट कर पाएंगे। इसका जो कल्चर मीडियम है वो मैकांकीज लैक्टोज बाइल साल्ट ब्रॉथ, ये कल्चर मीडियम है। इंडिकेटर किस कलर का ये आ जाता है, ब्रोमो क्रेसाल पल्पर, है ना। अब प्रिजम्पशन कैसे करेंगे, प्रिज्यूम कैसे करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब ली जाती है, 4 टेस्ट ट्यूब है के पास, 4 टेस्ट ट्यूब है, तो उसको जो है, जो वो पानी है, जो गंदा पानी जिसको टेस्ट करना है हमें, एक में 0.1 ml डालते हैं, सिर्फ 0.1 ml, एक में 1 ml, थर्ड में 10 ml, एंड फोर्थ में 50 ml पानी, और उसको इंक्यूबेट किया जाता है फॉर 48 आवर्स, यानी 2 डेज के लिए, 2 दिन तक उसको इंक्यूबेट करेंगे, चारों को, चारों टेस्ट ट्यूब को, जिसमें भी फर्मेंटेशन की साइन मिलने लगेगी, यानी एसिड एंड गैस जिसमें मिलने लगेगा, तो दैट मीन्स कि उसमें कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म मौजूद है ना, ट्यूब शोविंग फर्मेंटेशन। तो अब ये तो, अभी तो यहाँ तक ये है कि हाँ कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर है, कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब थोड़ा सा एग्जैक्ट की तरफ, कंफर्मेटरी टेस्ट जो कहते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, है ना, जिसको कहते हैं ईकमांस टेस्ट। ये तो अभी प्रोबेबली बता रहा था कि हाँ प्रोबेबल है कि अ, इसमें कॉलीफॉर्म्स मौजूद है। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ईकमांस टेस्ट कहते हैं ना। अब इसको सब सब कल्चर कहते हैं, यही जो चारों के चारों जो ये थे प्रिजम्पटिव पॉजिटिव ट्यूब जो थी, जो पॉजिटिव ट्यूब जिसमें फर्मेंटेशन आ रही थी, इन्हीं को फिर अलग से 2 ट्यूब में हम डिवाइड कर देंगे, अलग से 2 ट्यूब में, और एक ट्यूब को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 दिन के लिए इंक्यूबेट करते हैं, किस लिए, फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म्स, उनकी कंफर्म करने के लिए, अभी तक प्रोबेबल था, अब कंफर्म हो रहा है। दूसरे को 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 से 24 घंटे के लिए इसको इंक्यूबेट करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स की फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इकोलाई, इकोलाई ही प्रेजेंट है इसमें, उसके लिए 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को भी रेजिस्ट करता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है कि ना पता चले। फिर दूसरे और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ट्रू एम्पियन इंडेक्स है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक में जो है, इसको सेलुलोज ईस्टर का मेम्ब्रेन होता है, उस पर पानी को जो है ना पास आउट कराया जाता है। तो उसके बाद एक सुटेबल मीडिया पे जो इनोकुलेट मेम्ब्रेन है, जो ये सेलुलोज ईस्टर की है, उसके कोई सुटेबल मीडियम हो, चाहे वो ब्रॉथ का हो या लैक्टोज बाइल ब्रॉथ हो या दूसरा कोई भी इस तरीके का कल्चर मीडियम हो, उस पर उसको इनोकुलेट करते हैं, फिर कॉलोनीज को काउंट किया जाता है 20 घंटे, तो कॉलोनीज जितनी बनती है उसको काउंट करके बताया जाता है कि हाँ ये कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। ठीक, तो ये सारे जो है ये प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट थे, जिनसे पानी के कंटामिनेशन के बाद कॉलीफॉर्म्स उसमें मौजूद है या नहीं वो बताता है। अब एक लास्ट स्लाइड है, पब्लिक हेल्थ क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज अलग अलग तरीके की होती है, उनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। वाटर बेस्ड डिजीज है, वाटर वाश डिजीज है, ना वाटर बॉर्न डिजीज है, एंड वाटर रिलेटेड डिजीज, ये 4 तरीके से इनको। वाटर बॉर्न डिजीज में क्या होता है, अकर्स ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड पानी को पीने से जो डिजीज हो रही है वो वाटर बॉर्न डिजीज की कैटेगरी में आती है। यूजुअली जो इसका ट्रांसमिशन होता है बाई फीको ओरल रूट, ना। एग्जाम्पल क्या है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, वायरल हेपेटाइटिस ए, ये सारी क्या है, ये फीको ओरल रूट से फैलती हैं ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, है ना, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। फिर है वाटर वॉश डिजीज, इंक्लूड्स इन्फेक्शन ऑफ द आउटर बॉडी सरफेस, जो बॉडी की सरफेस पे यानी स्किन पे जो इन्फेक्शन हो रहे हैं,
इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से ज्यादा ये वाटर वार्न डिजीजेस होती हैं ना। स्केबीज है, ट्रेकोमा है, टाइफस है, बैसिलरी डिसेंट्री या मे बी डिसेंट्री है। ये वाटर का सही से यूज नहीं है या हाइजीन सही नहीं है, इम्प्रॉपर हाइजीन है ना। तो ऐसे में जो डिजीज होती है उसको वाटर वार्न डिजीज कहते हैं। सबसे कॉमन जो है इम्प्रॉपर हाइजीन के रिजल्ट से स्केबीज होती है, ट्रैकोमा है ना, टाइफस है। ये बहुत कॉमन डिजीजेस है जो वाटर वार्न डिजीज की कैटेगरी में आती है। फिर आता है वाटर बेस्ड डिजीज। वाटर बेस्ड डिजीज का मतलब ये है ना कि जो एक्वेटिक एनिमल से फैलती है। किसे? एक एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट एनिमल है, कोई कीड़ा है पानी का, उससे अगर वो फैल रही है वो डिजीज रिफर्स टू इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू एन एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट एनिमल, जिसको हम कहते हैं वाटर बेस्ड डिजीज। वाटर बेस्ड डिजीज है ना। सिस्टोसोमियासिस है, ट्रैकेनक्यूलियोसिस गिनिया वार्म डिजीज है। गिनिया वार्म डिजीज में खास बात क्या है कि इसमें जो साइक्लॉप्स होते हैं ना, ये इनवर्टिब्रेट है, पानी में पाए जाते हैं। ये जो है इसके ड्रैकेनकुलियसिस या जो गिनिया वार्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इसको हार्बर करते हैं। ड्रैकेनकुलियसिस मेडिनेंसिस या और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म, ये इसके अंदर पड़े रहते हैं। और ये पानी जब कोई पीता है ना, ये पानी कोई पीता है तो फिर उसके अंदर साइक्लॉप्स जो जाके वो बर्स्ट कर जाता है और उसके अंदर ही वो डिजीज हो जाती है। तो वाटर बेस्ड डिजीज ये है, सिस्टोसोमियासिस एंड ड्रैकेनकुलियसिस। एंड लास्ट है वाटर रिलेटेड डिजीज यानी वाटर ब्रीडिंग डिजीज। ऐसी डिजीज जो डायरेक्टली वाटर से नहीं फैली बल्कि क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन है जो वहां पे इंसेक्ट्स हैं, वो ना पानी पे डिपेंड कर रहा है, उस पानी पे डिपेंड कर रहा है अपने ब्रीडिंग के लिए। इसके लिए ब्रीडिंग के लिए, तो इसीलिए इसको वाटर रिलेटेड या वाटर ब्रीडिंग, ये डायरेक्ट नहीं है। जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, येलो फीवर या आंकोसर्कियासिस है, ये सारे क्या, इसमें जो मॉस्किटोज होते हैं वो फैलाते हैं डिजीज को। लेकिन उनकी ब्रीडिंग कहाँ पे होती है? पानी में होती है। अब वो आर्टिफिशियल में हो रही है, नेचुरल वाटर